रात की ठंडी हवा में वो छोटा सा शहर फैला हुआ था जो आने वाले जमानों में पूरी दुनिया के नक्शे को बदल डालने वाले बच्चे की ताकत को अपने अंदर लिए बैठा था। ये मकदूनिया का शहर पील्ला था, जहां 336 कब्ल मसीह को एक लड़का पैदा हुआ जिसने दुनिया को सिकंदर आजम के नाम से हिला कर रख दिया। वो शाही महल में पैदा हुआ, बादशाह फिलिप दुइम और मलका ओलंपिया का बेटा। उसकी पैदाइश पर पूरे सल्तनत में जश्न मनाया गया, मगर ये सिर्फ बादशाह का बेटा नहीं था, ये एक मामूली बच्चा नहीं था। उसके माथे पर तकदीर ने दुनिया की फतह का नक्श लिख दिया था। वो बचपन से ही ज़हीन था, दूसरे बच्चों की नॉर्मल हरकतों से हटकर। वो अपने खिलौनों से जंगी हिकमत अमली की मश्क करता था। लकड़ी की तलवार से खेलते खेलते वो अपने छोटे छोटे सिपाहियों को हुक्म देता, तुम घोड़ों वाले बनो, आगे बढ़ो, दुश्मन को घेर लो। उसके दोस्त कहते, ये लड़का सिपाही बनेगा या बादशाह। एक दिन महल में एक बहुत बड़ा स्याह रंग का जंगली घोड़ा लाया गया जिसका नाम बोसिफालुस था। ये घोड़ा इतना ताकतवर और वहशी था कि कोई भी उसके करीब न जाता। बादशाह फिलिप ने हुक्म दिया था कि जो भी इस जानवर को काबू कर लेगा उसको इनाम दिया जाएगा। मगर दरबारी सवार, लश्कारे में निखरे सिपाही सब घोड़े के करीब जाकर डर गए। घोड़ा चल्ला रहा था, वहां खड़े सिपाहियों को अपने अगले समों से मार रहा था, जमीन को नोच रहा था। सबका बस एक ही ख्याल था, ये नाकाबिल काबू ठाठे मारता हुआ जुनून है। लेकिन तभी आगे बढ़ा एक कमसन लड़का, महज 12 साल का सिकंदर। सबकी नजरें उस पर जम गईं। बादशाह सोचने लगा, ये मेरा बेटा है, आखिर क्यों ये खतरा उठा रहा है। सिकंदर ने ना घबराया और ना खौफजदा हुआ। वो घोड़े के करीब गया और गौर से उसे देखा, फिर जोर से बोला, ये घोड़ा पागल नहीं, ये खौफजदा है, ये अपने ही साये से डर रहा है। उसने घोड़े के रुख को सूरज की तरफ मोड़ा ताकि उसका साया उसकी नजरों से दूर हो जाए। फिर उसके कान के पीछे नरमी से हाथ फेरा, उसकी गर्दन थपथपाई और वो पल भर में घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। घोड़ा साकत हो गया। एक इंतहाई वहशी जानवर एक मासूम से लड़के की बात मानकर प्रसकून हो गया। दरबार में खामोशी छा गई। इन गंत आंखों में हैरत की सरखी, अकीदत का अक्स और बादशाह की आंखों में फख्र की रोशनी भर गई। फिलिप ने आगे बढ़कर कहा, बेटे, तेरे लिए मकदूनिया बहुत छोटी सल्तनत है, तुम तो दुनिया फतह करोगे। ये अल्फाज किसी आम बाप की तारीफ न थी, ये तकदीर की मेहर थी। वो लम्हा था जब सिकंदर की रूह ने अपने अंदर फतह का शाला महसूस किया। वो जान गया था कि उसे बहुत कुछ करना है और ये बोसिफालुस घोड़ा हमेशा उसका साथ देगा। वक्त गुजरता रहा, सिकंदर जवान होता गया। बचपन की शोखी रफ्ता रिफ्ता एक बाशूर फिक्र में तब्दील होने लगी। इसमें गुस्सा था, जुरात थी, लेकिन मजीद शक्ति देने के लिए इल्म चाहिए था। तभी उसके वालिद फिलिप ने एक तारीख साज फैसला किया। सिकंदर को दुनिया के सबसे बड़े फलसफी अरिस्तु के ज़ेर तालीम कर दिया। अरिस्तु यूनान का अजीम मुअल्लिम जो फलसफे, मंतिक, साइंस, शायरी, रियाजियात और हकमरानी का माहिर था। एक दिन अरिस्तु ने सिकंदर को एक चट्टान पर बैठाया और नीचे फैली दुनिया दिखाते हुए कहा, दुनिया एक बड़ा नक्शा है और तुम वो हाथ हो जो इस नक्शे की लकीरें बदल देगा। सिकंदर खामोश होकर सुनता रहा। जो तुम्हारे अंदर जहानत है, तुम्हारा जज्बा है, तुम्हारी जर्रात है, उन्हें इल्म की आग से तेज कर लो। दुनिया का नक्शा बदलना हो तो तलवार काफी नहीं, अक्ल भी चाहिए। ये जुमले तीर की तरह सिकंदर के दिल पर पीवस्त हुए। 13 से 16 बरस तक अरिस्तु ने सिकंदर की शख्सियत को तराशा। इसे सिर्फ लोहा नहीं सिखाया बल्कि हाक भी दी। उसे किताबें पढ़ाएं जिनमें जंगी तारीख थी, यूनानी दीवामालाई किरदार थे, कारनामे थे, सब कुछ। सिकंदर के ज़हन में दुनिया का हर हिस्सा रोशन होने लगा। एक दिन सिकंदर ने अरिस्तु से पूछा, उस्ताद, क्या कभी कोई इंसान दुनिया पर मुकम्मल कब्जा कर सकता है? अरिस्तु ने मुस्कुराकर कहा, जो इंसान अपने आप पर काबू पा ले वो दुनिया पर भी काबू पा सकता है। ये जवाब सिकंदर के दिल की गहराइयों में उतर गया। इसी दौरान सिकंदर जिस्मानी तरबियत भी हासिल करता रहा। घड़सवारी, तैराकी, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, हर फन में कामिल हो गया। वो सिर्फ ज़हीन ही नहीं, ताकतवर भी होता जा रहा था। शहजादा, मगर आम आदमी सा दिल सिकंदर के अंदर एक और गैर मामूली बात भी थी। वो आम लोगों जैसा दिल रखता था, अपने साथियों को अपने बराबर समझता, उनके साथ खाता, उनसे हंसता और तकलीफ में उनका दुख सुनता।
एक दिन उसका दोस्त हेफिस्टीन कह रहा था, तुम एक बादशाह के बेटे हो, तुम क्यों इतना सादा खाते हो? सिकंदर ने जवाब दिया, एक दिन शायद मुझे दुनिया पर हुकूमत करनी होगी, तो क्या पूरी दुनिया बादशाहों का खाना खाएगी? मैं वही खाता हूं जो एक सिपाही खाता है, ताकि कल मैं उनके दिलों का बादशाह बन सकूं। यही बात थी जिसने उसे बाकी बादशाहों से मुख्तलिफ बनाया। वो सिर्फ ताकत से नहीं, दिल से हुक्मरानी करता था। तकदीर की हलचल जब सिकंदर 16 बरस का हुआ, इसके वालिद फिलिप को एक मुहिम पर जाना पड़ा। सिकंदर को पहली बार एक शहर का गवर्नर और फौज का इंचार्ज बनाया गया। इसी दौरान बगावत बर्पा हो गई, लेकिन सिकंदर ने वो बगावत न सिर्फ कुचली, बल्कि बगावत करने वालों में से बेहतरीन लोगों को अपने साथ मला लिया। उसने एक फलसफा दिल में बसाया था, दुश्मन का दिल जीत लो तो वो तुम्हारा सिपाही बन जाएगा। यही वो वक्त था जब दुनिया को उसकी पहली झलक नजर आई। एक नौजवान मगर बेखौफ बाशऊर लीडर, मक्तल का मंजर और एक निहायत खतरनाक अमल। एक रात महल में तहलका मच गया। खबर आई कि बादशाह फिलिप को दुश्मन ने कत्ल कर दिया है। ये एक साजिश थी और सिकंदर का दिल दहल गया। लेकिन सिकंदर कमजोर नहीं था। जैसे ही वालिद की मौत की खबर मिली, वह तख्त के करीब गया, सिर झुकाकर बोला, अब मेरी दुनिया बदल गई, अब दुनिया को मैं बदलूंगा। दूसरे रोज उसने ताकत संभाली। सिर्फ 20 साल की उम्र में बादशाहत का ताज संभाला, मगर दुश्मनों की साजिशें जारी थीं। आसपास की रियासतें बगावत कर रही थीं, फौज में बेचैनी थी। साजिशी ताकतें जोर लगा रही थीं कि नौजवान बादशाह को गिरा दें, मगर सिकंदर हारने वालों में से नहीं था। उसने एक एक बगावत कच ली, दुश्मनों को शिकस्त दी, फौज के दिल में बैठ गया और यूनान की तमाम रियासतों को एक झुंडे के नीचे जमा कर लिया। अब वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो अजीम मुहिम जो बनने के करीब था। सिकंदर को तख्त पर बैठे अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि यूनान के बाशिंदों, खास तौर पर थेब्स और एथेंस के सरदारों ने बगावत कर दी। वो समझते थे कि नौजवान बादशाह कमजोर है, इस पर हमला करके सल्तनत को तोड़ा जा सकता है। मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सिकंदर वो लड़का है जो घोड़े के साए को पहचान जाता है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ जाता है और उसके कदमों में रख जाना तकदीर के खिलाफ जाना है। यूनान की बगावत और सिकंदर का पहला फैसला कुन कदम बगावत की खबर सुनते ही सिकंदर ने फौरन अपनी छोटी सी फौज को जमा किया और गजबनाक गुस्से में भयानक रफ्तार से बगावत ज़दा इलाकों की तरफ रवाना हो गया। एथेंस के सरदार सोच रहे थे कि वो धमकी देंगे तो सिकंदर पीछे हट जाएगा, मगर सिकंदर ने जवाब ही न दिया। 6 दिन के अंदर अंदर वो अपने सिपाहियों समेत बगावत की सरजमीन पर जा पहुंचा। थेब्स वालों के लिए ये किसी क़यामत से कम न था। एक रात पहले तक वो जश्न में डूबे हुए थे और अगले सुबह उनके दरवाजे सिकंदर की फौज के घोड़ों की टापों से लर्ज रहे थे। मगर ये जंग नहीं थी, ये सिकंदर के गुस्से का इजहार था। उसने हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होकर बगावत के तमाम सरकर्दा लोगों को या तो कैद किया जाए या जल्द इंसाफ दिया जाए। जो लोग हुक्मरान के खिलाफ हथियार उठाते हैं, उनकी सजा वही होती है जो दुश्मनों की होती है। उनकी ताकत खत्म की गई। एथेंस, जो किसी वक्त यूनान की सियासत और फलसफे का मरकज था, सिकंदर की हैबत से कांप उठा। हुक्मरान वहां भी झुक गए। कुछ ही महीनों में यूनान की सब रियासतें एक झंडे के नीचे आ गईं। जवान और प्रेज़्म हुक्मरान की यह पहली फतह थी, अपनी सरजमीन पर, अपने अंदर के दुश्मनों पर। यह वो वक्त था जब उसने खुद को खुद से जीता और अब इसकी नजरें इस दुश्मन पर थीं जिसका सबने जिक्र किया था, ईरान की अजीम शान सल्तनत और मगलूब न होने वाला बादशाह दारिविश सोम। इस जमाने में ईरान दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। इसका बादशाह दारिविश सोम एक ऐसी फौज के साथ बैठा था जिसके पास दौलत भी थी, शान भी और तादाद भी। वो अजीम सल्तनत फैली हुई थी, तुर्की से लेकर मिस्र तक, ईरान से लेकर वस्ती एशिया तक और कुछ हिस्से तो हिंदुस्तान की सरहदों तक भी। मगर सिकंदर की नज़र में कोई दीवार ऐसी नहीं थी जिसे गिरा न सके, कोई दुश्मन ऐसा न था जिसे शिकस्त न दे सके। इसने दिल में पख्ता इरादा कर लिया कि अब दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह दारिविश
सिकंदर के सामने घुटने टेकेगा। फौज की तैयारी और फलसफा जंग। सिकंदर ने जंग के लिए अपनी फौज तैयार की, एक ऐसी फौज जो तादाद में तो कम थी मगर क़ौत ईमान और कायद पर अकीदत में बेमिसाल थी। उसके पास 40,000 सिपाहियों की महारत थी। पियादा फौज, जिसे फालांक्स कहते हैं, लंबे लंबे नेज़ों के साथ एक दीवार की तरह आगे बढ़ती थी। घड़सवार फौज, जो सिपाहियों के साथ मिलकर दुश्मन के कल्ब पर वार करती थी। तीरंदाज, जो दुश्मन की सफ़ों में खौफ फैलाते थे। मगर सबसे बड़ी ताकत सिकंदर खुद था। उसने कहा, हम तादाद में कम हैं मगर जज्बे में मुकम्मल। दुश्मन की तादाद को नहीं देखो, अपनी ताकत को पहचानो। वो हमसे डरता है, बस हमें भी यकीन करना होगा कि हम हार नहीं सकते। ये अल्फाज सुबह की हवा की तरह हर सिपाही के दिल में दाखिल हुए। 334 कब्ल मसीह सिकंदर ने अपनी फौज के साथ हेलेस्पोंट का दरिया उबूर किया। ये मकदोनिया और एशिया के दरमियान हद फासिल था। जैसे ही सिकंदर ने कदम रखा, इसने जमीन पर एक मिट्टी मट्टी उठाई और आसमान की तरफ देख कर कहा, आए जमीन, मैं तुझे अपनी किस्मत में शामिल करने आया हूं। ये कोई आम लश्कर नहीं था, वो दुनिया का नक्शा बदलने चले थे। पहली टकराव का मकाम था दराए ग्रानिकस। यहां सिकंदर का सामना ईरान की फौज से हुआ, जिसकी तादाद इनसे दोगुनी थी। मगर जैसे ही जंग शुरू हुई, सिकंदर ने अपनी स्ट्रेटेजी हरबा इस्तेमाल की। इसने खुद घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे से हमला किया। उसके घोड़े बोसिफालुस पर वो जब बढ़ा तो पूरी फौज के दिल में जरात की रोशनी भर गई। ये वो लम्हा था जब फारसी कमांडरों ने सोचा कि वो एक आम बादशाह से नहीं बल्कि एक जुनून से लड़ रहे हैं। घड़सवारों ने पानी पार किया, तीरों के बीच से निकले, नेज़ों के साथ दुश्मन के कल्ब पर वार किया और पहली ही जंग में ईरानी फौज पुष्पा हो गई। फतह सिकंदर की थी। अजीम मुकाबला। सिकंदर बनाम दारिविश। ईरान के बादशाह दारिविश को पहली शिकस्त पर यकीन नहीं आया। उसके दरबार में एक खौफ की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि अब ये दुश्मन मामूली नहीं है। उसने अपनी पूरी फौज जमा की, लगभग 5 लाख सिपाही, जिसमें रथ, हाथी, घड़सवार, तीरंदाज सब शामिल थे। उसके मुकाबले में सिकंदर के पास 40,000 सिपाही थे, लेकिन जज्बा लाखों की ताकत से ज्यादा कीमती था। जंग का मैदान था इस्सुस, एक ऐसी जगह जहां जंग का नक्शा दुनिया की बुनियादें हिला देगा। जंग शुरू हुई। दाएं तरफ से ईरानी फौज हमला आवर हुई, बाएं से घड़सवारों ने चढ़ाई की, मगर सिकंदर ने अपनी फौज को मुनज्जम रखा। एक मौके पर जब वो खुले दिल के साथ दुश्मन के कल्ब में घुसा, वो सीधा दारिविश की तरफ लपका। दारिविश का दिल लरज गया। उसने घोड़े की बागें पलट लें और मैदान जंग से भाग निकला। जंग का फैसला हो चुका था। यूनान का नौजवान बादशाह ईरान की फुतूहात के दरवाजे पर खड़ा था। इस ईरानी सल्तनत और सिकंदर की अजमत जब दारिविश भागा तो उसका खीमा सिकंदर के कब्जे में आया। वहां इसकी बीवी, बेटियां और मां मौजूद थीं। जब उन्हें सिपाहियों के साथ लाया गया, वो खौफजदा थीं कि शायद वो अब गुलाम बना दी जाएंगी, लेकिन सिकंदर उनके सामने खामोशी से खड़ा रहा। फिर नरम लहजे में बोला, मैं दुश्मन नहीं, इज्जत का मुहाफिज हूं। तुम बादशाह की मां हो, मेरा फर्ज है कि तुम्हारी इज्जत करूं। दारिविश की मां रो पड़ी और नहीं जानती थी कि ये कौन सा फातेह है जो इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम कर रहा है। यही वो सिकंदर था जो सिर्फ तलवार से नहीं, दिल से भी जीता था। ईरान की अजीम करसी और सिकंदर का दूसरा ख्वाब। अब सिकंदर की निगाहों में ईरान की राजधानी परसिपुलिस थी, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, इल्म और शाही अजमत का मरकज। मगर यह रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में पहाड़ थे, दुश्मन थे, धोखे थे, मगर सिकंदर के सामने रुकावटों का कोई वजूद न था। ईरान, मिस्र और मशरकी इलाकों की फुतूहात के बाद सिकंदर की निगाहें एक नए मकाम पर मरकूज हुए। बरसगीर की सरजमीन, जहां की धरती अपने ही रंग और हिकमत की मालकन थी। यूनानी सिपाहियों के दिलों में तजस्सुस भी था और कुछ खौफ भी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यहाँ के बादशाहों के पास जंगी हाथियों की बड़ी तादाद है, जिन का मुकाबला करना आसान न होगा। सिकंदर का बरसगीर में दाखिला 326 कब्ल मसीह में
सिकंदर दरियाए सिंध उबूर करके ब्रसगीर में दाखिल हुआ। यहाँ उसका पहला बड़ा मुकाबला राजा पूरस से हुआ, जो जहलम के किनारे आबाद राजा पूरस की सल्तनत का हकमरान था। पूरस एक नहायत बावकार और बहादुर हकमरान था, जिसके पास 200 जंगी हाथी, हजारों घड़सवार और प्यादा फौजी मौजूद थे, जबकि सिकंदर के पास सिर्फ 40,000 सिपाही थे। मगर उसकी हिकमत अमली दुनिया भर में मशहूर थी। सिकंदर ने पूरस की फौज का साइज देखकर दबाव महसूस करने के बजाय अपनी फौज को दरिया के दूसरे किनारे की तरफ खफी हतूर पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया। जहलम की जंग जहांत का मुकाबला ताकत से जंग से पहले रात भर सिकंदर ने अपने बेहतरीन साथियों के साथ मशूरा किया। उसने अपनी फौज को कई हिस्सों में तकसीम किया। जैसे ही सुबह का सूरज तुलुआ हुआ, एक तरफ सिकंदर के फौजी बड़े मार्के में मशगूल दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ सिकंदर खुद एक छोटी फौज लेकर दरिया पार कर चुका था। राजा पूरस ने जब देखा कि यूनानियों ने जंग का मुहाज बदल दिया है, तो उसने अपनी फौज को अलग रख पर मुंतकिल किया। जंग शुरू हुई। हाथियों के कदमों की धमक, तलवारों की चमक और घोड़ों की ताकत ने मैदान जंग को लर्जा दिया। सिकंदर ने दुश्मन की सफों में मौजूद कमजोरी देखी। हाथियों की वजह से फौज बिखर रही थी। उसने अपने घड़सवार सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने दुश्मन के बाजुओं पर हमला करके उसे घेर लिया। एक बादशाह का दिलेराना जवाब। आखिरी लम्हात में राजा पूरस बहुत जख्मी हालत में भी लड़ता रहा। वो घोड़े से गिर पड़ा, मगर उसके हाथ में तलवार मजबूती से पकड़ी हुई थी। सिकंदर ने जब उसे देखा तो उसकी अजमत से मुतासिर हुआ। राजा पूरस को कैद करके सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने निहायत हैरत से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? पूरस ने अपने जख्मों के बावजूद बुलंद आवाज में कहा, वैसा ही जैसा एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सिकंदर खामोश हो गया। वो इस जवाब में छिपी जरात और शान देखकर मुतासिर हुआ। उसने राजा पूरस को न सिर्फ माफ कर दिया, बल्कि उसकी सल्तनत भी वापस कर दी और उसे अपना दोस्त और हलीफ बना लिया। सिपाहियों की थिकन और सिकंदर का फैसला। राजा पूरस के साथ मुआहदे के बाद सिकंदर ने मजीद मशरिक की तरफ बढ़ना चाहा, मगर अब उसके सिपाही थक चुके थे। 8 साल की तवील जंगों के बाद अब वो वापस अपने घरों को देखना चाहते थे। गर्मी, मुसलसल लड़ाई और अजनबी जंगलात ने उनके दिलों में बगावत की आग भड़का दी। पहली बार सिकंदर की फौज ने उसके हुक्म मानने से इनकार किया। सिकंदर ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर आखिरकार उसने अपने सिपाहियों की बात मान ली। उसने वापसी का फैसला किया, मगर यह उसकी सेहत के लिए अच्छी अलामत साबित न हुआ। वापसी का सफर और आखिरी अय्याम। सिकंदर की वापसी का सफर बाबिल, मौजूदा इराक में जाकर रखा। यहां जाते हुए उसे एक शदीद बुखार ने आ लिया। मोरखीन लिखते हैं कि सिकंदर ने मरने से कुछ दिन पहले अपने अजीज दोस्तों से पूछा था, मेरे मरने के बाद मेरा तख्त किसके हिस्से में जाएगा? किसी ने जवाब दिया, बादशाह, किसके लिए छोड़कर जा रहे हो? सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, जो सबसे ज्यादा मजबूत हो वही बादशाह बने। ये कहकर वो हमेशा के लिए सो गया। महज 32 साल की उम्र में एक नाकाबिले फरामोश हकीकत। सिकंदर का जिस्म वतन न पहुंच सका। उसे सोने के ताबूत में रखा गया और उसकी लाश मिस्र ले जाकर दफन की गई। कुछ लोगों का कहना है कि आज भी दुनिया की आबादी के तकरीबन 1% अफराद में सिकंदर का DNA मौजूद है, क्योंकि उसने मुख्तलिफ इलाकों की शहजादियों से शादियां की। सिकंदर आजम की अचानक मौत ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। वो मर्द जिसने महज एक दहाई में आधी दुनिया को जेर कर लिया था, 32 साल की उम्र में हमेशा के लिए रुखसत हो गया। मगर उसकी कहानी, इसका नाम, इसकी हिकमत और उसकी फुतूहात इसकी मौत के बाद भी जिंदा रहे। सल्तनत का बिखर जाना सिकंदर ने जाते जाते कोई जानशीन मुकर्रर नहीं किया था। न उसका कोई ऐसा बेटा था जो इतनी बड़ी सल्तनत का बार उठा सके। इसके मरने के बाद एक सवाल सबके सामने खड़ा था, इतनी बड़ी सल्तनत अब किसकी होगी? उसके जर्नीलों के बीच इक़्तिदार की जंग छिड़ गई। बल आखिर ये फैसला हुआ कि सिकंदर की सल्तनत को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। इसके मशहूर जर्नीलों, जिन्हें दियादुखी कहा जाता है, ने अपने अपने इलाकों में हुकूमत कायम कर ली। सुलूक्स अव्वल ने ईरान और मशरकी इलाकों पर कब्जा किया। बतलीमुस ने मिस्र पर हुकूमत की
और इसी ने सिकंदर के जिस्म को सोने के ताबूत में रखकर मिस्र मुंतकिल किया। एंटीगोनिस ने एशियाई इलाकों पर हुकूमत की, कासंडर ने मकदूनिया और यूनान को संभाला। इस तरह सिकंदर की अजीम सल्तनत बिखर गई, मगर उसका नाम तारीख में क़यामत तक के लिए नक्श हो गया। इल्म, फन और फलसफे पर सिकंदर का असर सिकंदर आज़म सर्फी फुतूहात करने वाला बादशाह नहीं था, बल्कि वो एक बसीरत रखने वाला इंसान भी था। उसने जहां जहां कदम रखा वहां यूनानी ज़बान, इल्म, फन और फलसफे की रोशनी फैल गई। इसी अमल को बाद में हेलेनिक तहजीब या यूनानी तहजीब का फैलाव कहा गया। यूनानी ज़बान मशरिक और मगरिब के बीच एक राबिता बन गई। यूनानी तर्ज तामीर मिस्र से लेकर हिंदुस्तान तक नजर आने लगा। यूनानी फलसफे और साइंस ने ईरान और शाम के मदारिस में जगह पाई हती कि बाद में आने वाली रोमी सल्तनत ने भी सिकंदर के नजरियात को अपनाया। इल्म व अदब की दुनिया में सिकंदर की फुतूहात एक ज़हनी और फिक्री इनकलाब का पेश खैमा साबित हुए। सिकंदरिया, इल्म व हिकमत का शहर मिस्र में कायम करदा सिकंदरिया शहर दुनिया भर के इल्मी मराकिज का मरकज बन गया। यहाँ एक अजीम कतब खाना बनाया गया, जिसे तारीख का सबसे बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा तसव्वुर किया जाता है। इस कुतब खाने में लाखों कतब मौजूद थीं। दुनिया भर से उलमा यहाँ आकर तहकीक करते थे। यही वो जगह थी जहाँ पहली बार ज़मीन की पैमाइश की गई। यहाँ यूनानी, मिस्री और ईरानी दानशूर एक साथ मिलकर काम करते थे। अगरचा बाद में आग लगने से ये कुतब खाना तबाह हो गया, मगर उसकी याद और इस रात आज भी जिंदा हैं। एक फातिह की हकीकत, दिलों को जीतने वाला बादशाह सिकंदर की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ ज़मीनों पर कब्जा नहीं थी, बल्कि उसका दिल और ज़हन भी लोगों को अपना गिरवीदा बनाता था। राजा पूरस की इज्जत बेहाल करने का वाक़या, दारीवुश की माँ के सामने सिकंदर का सिर झुकाना, शहरों को तबाह करने के बजाय उन्हें उबाद करना, ज़बान, इल्म और तहजीब को फ़रोग देना, ये सब साबित करता है कि सिकंदर सिर्फ शमशीर का ताजिर नहीं था, बल्कि एक एली ज़र्फ़ और मलका फ़हमी रखने वाला हुक्मरान था। तारीख़ी विरासत, सिकंदर आज भी जिंदा क्यों है? अगरचा हज़ारों साल गुजर चुके हैं, मगर आज भी सिकंदर का नाम, इसकी ज़िंदगी और उसके कारनामे दुनिया भर में पढ़ाए जाते हैं। मूर्खीन, साइंसदान, अदीब और फिल्म साज आज भी उससे मुतासिर होते हैं। बाज़ मौरखीन कहते हैं कि आज भी दुनिया की आबादी के 8% अफराद में सिकंदर का जीनियाती असर पाया जाता है। कई ज़बानों में सिकंदर के नाम पर मुहावरे बने हुए हैं। सिकंदर को रोमानवी, फलसफियाना और जंगी हीरो माना जाता है। वो महज एक शख्स नहीं, बल्कि एक ऐसे ख्वाब का नाम बन गया जिसने इंसानियत को ये बताया कि ख्वाब बड़े देखो, क्योंकि दुनिया वाकई छोटी है। सिकंदर की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र कभी किसी बड़े मकसद की राह में रुकावट नहीं बनती। जहानत और तदबीर तलवार से बड़ी ताकत है। जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक जाओ, क्योंकि सफर ही असल फतह है। सिकंदर आज़म चला गया, मगर उसकी सोच, उसका जज्बा और उसका हौसला आज भी जिंदा है, और शायद जिंदा रहेगा जब तक दुनिया में कोई नौजवान अपने ख्वाबों को जीतने की ठान ले। ये दुनिया एक नक्शा है, और वो हाथ जो उस पर लकीरें खींचने की जर्रात करे, वही हकीकी बादशाह है।